नमस्कार, ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको पता ही है, मैं आजकल सुना रही हूँ बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास परिणीता। आज परिणीता का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने सुना कि गुरुचरण की 5वीं बेटी पैदा होती है उनके घर में, और उनके घर बेटी पैदा हुई ये संवाद लेकर आती है गुरुचरण की तीसरी बेटी अन्नाकाली। और अपनी 5वीं बेटी की जन्म की खबर सुनकर गुरुचरण एकदम से शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि वो एक मामूली से क्लर्क हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। अपनी तीसरी बेटी की शादी में उन्हें अपना एकमात्र पैतृक मकान गिरवी रखना पड़ता है। तभी उनकी भांजी आती है उसके पास, ललिता। ललिता के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो गुरुचरण के साथ रहती है। ललिता एक समझदार लड़की है जो अपने मामा की स्थिति को समझती है, और गुरुचरण भी उसे ललिता को लेकर थोड़े ज्यादा भावुक और जिम्मेदारी महसूस करते हैं उसे लेकर। तो ललिता चाय लेकर आती है और उससे बात करके गुरुचरण को थोड़ी राहत मिलती है। तभी गुरुचरण देखते हैं कि उनके पड़ोसी का बेटा शेखर बगल से गुजर रहा होता है, और वो शेखर को बुलाते हैं अपने पास। वो शेखर से बातचीत करते हैं। अब आगे। शेखर चुपचाप सुनता रहा। गुरुचरण ने फिर कहना शुरू किया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ शेखर। तुम्हारा कोई मित्र हो और अच्छा लड़का हो जो बिना रुपये पैसे जेवर के मेरी ललिता को स्वीकार कर ले? है कोई ऐसा? मैंने सुना है कि नई पीढ़ी में बहुत से लड़के ऐसे हैं जो केवल गुणवंती लड़की चाहते हैं और धन दहेज की मांग नहीं करते। अगर ललिता के भाग्य से, तुम्हारी कोशिश से कोई ऐसा ही अच्छा लड़का मिल जाए तो सच मानना बेटा, जब तक जीऊंगा तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। शेखर ने सिर हिलाया और बहुत ही गंभीरता के साथ कहा, अच्छी बात है चाचा जी, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन गुरुचरण को शेखर की इतनी छोटी सी बात पर संतोष नहीं हुआ, क्योंकि शेखर ने बहुत संक्षिप्त सा जवाब दिया कि हाँ ध्यान रखूंगा। गुरुचरण को थोड़ा ज्यादा एश्योरेंस चाहिए था कि हाँ कुछ और बोले वो। फिर वो बहुत ही अधीरता के साथ बोले, बेटा मेरी इस बात को भूल मत जाना, ध्यान रखना। देखो ललिता तुम्हारे सामने ही तो 8 साल से पढ़ लिख कर इतनी बड़ी हुई है। ये कितने शांत स्वभाव की है, ये तुमसे छिपा थोड़े ही है। और फिर कितनी गुणवंती और सयानी है, सारे घर का भार इस पर है, और आज से तो सारे घर की रसोई भी यही करेगी। ललिता ने एक क्षण के लिए दृष्टि ऊपर उठाई और झुका ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। गुरुचरण का ध्यान इस ओर नहीं था। वो कहते जा रहे थे, अब देखो ललिता के पिताजी ने क्या कम पैसा कमाया था व्यापार में, लेकिन सब कुछ इस तरह दान कर गए कि अपनी बेटी तक के लिए कुछ नहीं छोड़ गए। शेखर चुप रहा। गुरुचरण बोलते रहे, वैसे ये कहना कठिन नहीं है कि ललिता के पिताजी इसके लिए कुछ नहीं छोड़ गए, क्योंकि उन्होंने जितने व्यक्तियों की समस्या धन देकर हल की है, उन लोगों की आशीषें इस ललिता को तो मिली ही है। नहीं तो बताओ, क्या हमारी ललिता इतनी छोटी उम्र में ही अन्नपूर्णा हो सकती थी? मैं सच कह रहा हूं ना शेखर? शेखर ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो हंसने लगा और अचानक से उठ खड़ा हुआ तो गुरुचरण को ध्यान आया। उसने फिर पूछा, वैसे शेखर तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? चाचा जी एक केस है, इसीलिए बैरिस्टर साहब के यहाँ जा रहा हूँ। शेखर ने कमरे से बाहर निकलते हुए जवाब दिया। गुरुचरण ने फिर कहा, अच्छा शेखर ध्यान रखना, कोई अच्छा लड़का नजर में आए तो बताना। ललिता का रंग सांवला जरूर है, लेकिन उसका मन और स्वभाव तो एकदम स्वच्छ और निर्मल है। संसार में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसके अंदर इतनी दया, करुणा और ममता हो। गुरुचरण ने जाते हुए शेखर को फिर याद दिलाना आवश्यक समझा। शेखर हंसता हुआ बाहर चला गया। नजरों से ओझल होने से पहले उसने इस भाव से सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, आपने जो कुछ कहा मैं उसे समझ गया हूं और उसका ध्यान रखूंगा। गुरुचरण ने गहरी सांस ली और गुड़गुड़ी हाथ में उठा ली। ललिता चाय का खाली कप लेकर कुछ सोचती हुई रसोई में चली गई। शेखर
अटॉर्नी है। अटॉर्नी मतलब सरकारी वकील। उसके पिता नवीन चंद्र गुड़ का व्यापार करते थे। गुड़ से लाखों रुपए कमाने के बाद उन्होंने व्यापार छोड़ दिया है और घर में रहकर अपना काम धाम देखते हैं। बड़ा लड़का अविनाश वकालत करता है और मजे में है। अविनाश मतलब शेखर का बड़ा भाई। उनका 3 मंजिला पैतृक मकान है और मोहल्ले का सबसे ऊंचा और बड़ा मकान है। गुरुचरण के मकान की छत नवीन चंद्र के 3 मंजिले की छत से मिली हुई है। दोनों परिवारों में बहुत घनिष्ठता है, इसीलिए घर की स्त्रियां छत से ही एक दूसरे के घर आती जाती हैं। शेखर कोई 25-26 साल का है। बहुत दिनों से श्याम बाजार के एक संपन्न परिवार की लड़की से उसकी शादी की बात चल रही है। कुछ दिन पहले लड़की वाले उसे देखने आए तो शेखर को पसंद कर अपनी इच्छा व्यक्त कर गए थे कि अगले महीने ही कोई शुभ दिन निकलवा कर विवाह निश्चित कर दिया जाए। लेकिन शेखर की माँ को ये बात नहीं जची। उन्होंने महरी से संदेश भिजवा दिया कि जब तक शेखर स्वयं लड़की को देखकर उसे पसंद नहीं करेगा तब तक शादी पक्की नहीं होगी। धनी व्यक्ति की दृष्टि केवल धन की ओर ही रहती है। शेखर के पिता नवीन चंद्र को अपनी पत्नी की ये बात नहीं जची। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने शेखर की माँ से कहा, ये तुमने क्या अरंगा लगाया है? इतना धनी मानी परिवार है, लड़की को भी देख रखा है, शादी तो पक्की कर देनी चाहिए थी। आशीर्वाद वाले दिन शेखर भी उसे देख लेता। लेकिन शेखर की माँ ने हामी नहीं भरी। पति की बात का कोई विरोध नहीं किया, बस अपनी बात पर दृढ़ रही कि शेखर के लड़की पसंद करने के बाद ही विवाह पक्का होगा। शेखर बहुत ही खुशमिजाज नवयुवक है। जीवन में और जीने में रुचि रखता है। अपना 3 मंजिले का कमरा खूब सजा रखा है। अच्छी किताबें, कपड़े, चित्र, कालीन, पर्दे उसके कमरे में सुशोभित हैं। उस दिन तय हुआ कि शेखर श्याम बाजार वाली लड़की देखने जाएगा। तीसरे पहर अपने कमरे के आदमकद आईने के सामने खड़ा वो अपनी तैयारी कर रहा था कि छत के रास्ते से ललिता उसके कमरे में आ गई। कुछ देर वो चुपचाप खड़ी रही और शेखर को कंघी पट्टी करते हुए देखती रही। तब बोली, ओहो, अपनी होने वाली पत्नी को देखने जा रहे हो ना? शेखर ने मुड़कर ललिता को देखा तो बहुत ही सहज भाव से कहा, ललिता तुम आ गई, ये बड़ा अच्छा हुआ। ललिता ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या अच्छा हुआ मेरे आने से? अरे अब तुम मुझे ठीक तरह से सजा दो ना ललिता, तुम्हारे आने से मुझे इतना फायदा तो होना ही चाहिए। देखो, इतनी अच्छी तरह से मुझे सजा दो कि मैं लड़की को पसंद आ जाऊं। ये सुनकर ललिता हंसने लगी, फिर बोली, देखो शेखर, इस समय तो मुझे तुम्हें सजाने संवारने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि मैं अभी कुछ रुपये लेने आई हूँ। आगे बढ़कर ललिता ने शेखर के तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, तिजोरी खोली और कैश बॉक्स में से गिनकर कुछ रुपये निकाले और अपनी धोती के आंचल में बांध लिए। चाबियों के गुच्छे को तकिए के नीचे रखते हुए वो धीमे स्वर से बोली, शेखर, जब जरूरत होती है मैं यहाँ से रुपये निकाल ले जाती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं इन्हें चुकाऊंगी कैसे। शेखर बोला, चुकाऊंगी कैसे? अरे चुका तो रही ही हो, और कैसे चुकाओगी? शेखर ने बालों पर कंघी फेरते हुए कहा। ललिता की समझ में कुछ नहीं आया। वो शेखर के मुंह की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, देख क्या रही हो, मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? ललिता ने ना में सिर हिलाया और फिर बोली, नहीं। चलो कोई बात नहीं, जब जरा बड़ी हो जाओगी ना तब समझ जाओगी। कहते हुए शेखर खट खट करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। परिणीता उपन्यास का दूसरा भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक शरद चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास परिणीता का दूसरा भाग भारती कुमारी की आवाज में। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।